like let me share it. So now अच्छा, सबसे पहले मुझे मतलब जस्ट बिफोर इनफैक्ट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस, व्हाट इज प्रॉमिस? हमारी डेली लाइफ में प्रॉमिस क्या होता है? वैसे हम फ्यूचर में कोई काम करने का इरादा करते हैं तो हम उसके लिए एक कमिटमेंट कर देते हैं। दो बंदे या दो फरीकेन जब आप कहते हैं आपस में कहते हैं जी कि मैं ये काम कल कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि somebody is saying, somebody is making a future commitment कि अभी वो काम नहीं होने जा रहा, लेकिन ये प्रॉमिस उन्होंने कर लिया कि ये काम होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा। अब इन दो पार्टीज के दरमियान उस प्रोमिस की स्टेट्स क्या होती हैं? जब तक प्रॉमिस फुलफिल्ड नहीं होता तो प्रॉमिस पेंडिंग रहेगा। यानी प्रॉमिस के दो दो नतीजे हैं। मैंने किसी के साथ प्रॉमिस किया तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? या तो वो प्रॉमिस फुलफिल होगा, या अगर प्रॉमिस में फुलफिल नहीं करूंगा तो प्रॉमिस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि ये दो प्रॉमिसेस की, ये दो स्टेट्स हैं प्रॉमिस की। एक प्रॉमिस फुलफिल्ड और एक प्रॉमिस रिजेक्टेड। तीसरी स्टेट भी है एंड दैट इज पेंडिंग। यानी जब तक प्रॉमिस का वक्त पहुंचता नहीं है तब तक प्रॉमिस के स्टेट में रहेगा? पेंडिंग में रहेगा। अगर वक्त आ जाए, यानी जिस टाइम का या जिस वक्त का मैंने प्रॉमिस किया वो वक्त पहुंच जाए, तो फिर दो पॉसिबिलिटीज होंगी। यानी उस वक्त तक तो पेंडिंग रहेगा, ना फिक्स या ना फुलफिल्ड ना रिजेक्टेड। तो क्या स्टेट रहेगी? पेंडिंग। जब वो वक्त आ गया और वक्त आने पे अगर मैंने प्रॉमिस पूरा कर दिया तो प्रॉमिस की स्टेट क्या बन जाएगी? फुलफिल्ड। आई हैव फुलफिल्ड प्रॉमिसेस। लेकिन अगर वक्त आया और मैं अपने प्रॉमिस से मुकर गया, या इनफैक्ट मेरे साथ कोई इमरजेंसी पेश आ गई, या मैंने वो प्रॉमिस किसी भी वजह से फुलफिल नहीं किया, तो वो क्या स्टेट बन जाएगी? प्रॉमिस रिजेक्टेड। सो ये डेली लाइफ एग्जांपल है। जावास्क्रिप्ट की जो मिसाल है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि प्रोमिसेस क्यों जरूरत पड़ते हैं और कब जरूरत पड़ते हैं। जब हम कोई ऐसा काम या कोई ऐसी लॉजिक परफॉर्म करते हैं जावास्क्रिप्ट में जिसने फ्यूचर में कंप्लीट होना होता है। अब ऐसी कौन सी लॉजिक है? जैसे मैंने एपीआई कॉल दी आपको, आपको पता है कि एपीआई कॉल कब अपना रिस्पॉन्स लेके आएगी? नहीं पता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं, नेटवर्क की स्पीड पे, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी पे, सर्वर के रिस्पॉन्स टाइम पे। तो पहली बात तो यह है कि हमें यही नहीं पता कि नेटवर्क का रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि जब हम इस तरह की कोई अनसर्टेन या कोई फ्यूचर की हैपनिंग, कोई ऐसी लॉजिक जिसमें कोई फ्यूचर में काम होना तय हो या होना हो, तो उसको हम किस में रखते हैं? नॉर्मली प्रॉमिस में रखते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है, या उस लॉजिक वो एग्जीक्यूट कैसी होती है कि अगर हमने कॉल भेजी सर्वर को, मैं सिर्फ एपीआई की बात कर रहा हूं, तो जब मैंने ये एपीआई कॉल भेजी तो मुझे नहीं पता कि ये रिजल्ट कब तक वापस आएगा। लेकिन अगर मैं इसे प्रॉमिस में रखूंगा, नॉर्मली इस तरह की चीजें जो फ्यूचर में हैपन हो रही होती हैं उन्हें प्रॉमिस में रखते हैं, इसे प्रॉमिस में रखते हैं, तो जब तक ये अपना रिस्पॉन्स लेके वापस नहीं आता तो तब तक उस प्रॉमिस की स्टेट क्या रहेगी? पेंडिंग रहेगी। अब जब ये रिस्पॉन्स वापस लेके आएगा तो दो पॉसिबिलिटीज है। या तो वो रिस्पॉन्स लेके आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर तो वही रिस्पॉन्स है तो प्रॉमिस क्या हो जाएगा? फुलफिल्ड। और अगर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट नहीं है, कोई एरर है या कोई बैड हैपनिंग हो गई है, तो इसने कोई अबनॉर्मल चीज रेंडर कर दी है, तो इसका मतलब प्रॉमिस क्या हो गया? रिजेक्टेड। सो ये बेसिकली प्रॉमिस की स्टेट है। अब मैं अगर जरा, क्योंकि ये मैंने जरा ज्यादा लेमैन जुबान में समझा दिया, आम फहम जुबान में जो आपको समझ आता है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट, W3 स्कूल पहले और फिर मैं मोजिला पे जाऊंगा, ये दोनों रिसोर्सेज अच्छे हैं। सिर्फ डेफिनेशन देख लें, और जब आप डेफिनेशन के बाद हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको समझ आ रही होगी कि ये बेसिकली क्या है। सबसे पहले, आई प्रॉमिस अ रिजल्ट। प्रॉमिस का मतलब क्या है? कि मैं किसी नतीजे का आपसे वादा करता हूं। अब दो पॉसिबिलिटी है, मैंने प्रॉमिस कर लिया, या तो प्रॉमिस फुलफिल होगा या वो क्या होगा? रिजेक्ट होगा। प्रॉमिस में दो तरह के कोड होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसिंग कोड, एक होता है कंज्यूमिंग कोड। प्रोड्यूसिंग कोड इज द कोड दैट टेक्स सम टाइम। यहां हमारे केस में ये जो कोड है ना, यानी जब हमने रिक्वेस्ट को एपीआई की तरफ भेजा, दैट में बी कॉल्ड एज प्रोड्यूसिंग कोड। अच्छा, बाय द वे, यहां हमने कहीं भी प्रॉमिस को यूज नहीं किया, यानी प्रोड्यूसिंग कोड यूज नहीं है, यहां सिर्फ कंज्यूमिंग कोड है। प्रोड्यूसिंग कोड का मतलब यह है कि आप खुद प्रॉमिस लिखें, और कंज्यूमिंग कोड का मतलब यह है कि आपको कोई चीज प्रॉमिस रिटर्न करे, आप खुद प्रॉमिस ना लिखें, आपको एज अ रिजल्ट प्रॉमिस रिटर्न हो। तो
ये दो चीजें बेसिकली हैं कि प्रोड्यूसिंग कोड क्या है, इज द कोड दैट कैन टेक सम टाइम। हमने ये प्रोड्यूसिंग कोड खुद नहीं लिखा, तो फिर सवाल ये है कि प्रोड्यूसिंग कोड किसने लिखा है। ये बेसिकली प्रोड्यूसिंग कोड कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, एक्सियोस की लाइब्रेरी खुद। तो हमें क्या रिटर्न कर रही है, लेट मी शो यू। आई एम ऑन दी एपीआई कॉल, और मैं इसको जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में जरा डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट यू इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो लेट मी npm start. अच्छा, उसके बाद जब तक ये रन होता हम बाकी चीज देख लेते हैं। प्रोड्यूसिंग कोड और कंज्यूमिंग कोड, सिर्फ ये दो टर्म्स याद रखनी है कि प्रॉमिस में एक प्रोड्यूसिंग कोड होता है और एक कंज्यूमिंग कोड होता है। उसके बाद आखिरी लाइन देखें, अब प्रॉमिस इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपसे पूछे कि प्रॉमिस है क्या बला, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। प्रॉमिस इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट दैट लिंक्स प्रोड्यूसिंग कोड एंड कंज्यूमिंग कोड। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, लेट अस रन दिस और उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। अगर यहाँ नीचे इसकी एग्जांपल में आए, a javascript promise contains both the producing code and calls to the consuming code। इसको भी आप छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि मैंने सिंपली एक न्यू का ऑपरेटर यूज किया और एक मतलब मैंने किया सिंपली न्यू प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस क्या है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। गॉट इट, इट हैज रन। मैं इसको इस सारे को फिलहाल मैं डिलीट करता हूं और मैं सिर्फ इसको क्या करता हूं, यहाँ पे const response, let me show it into the console dot log like this। Let it compile। Okay, compiled successfully। Now if I go and check the console, what is this, promise। इनिशियली प्रॉमिस की स्टेट क्या थी, पेंडिंग थी। और अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो फाइनल स्टेट यहाँ पे आपको नजर आती है। ये प्रॉमिस क्या है, फुलफिल्ड है। इसका मतलब ये है कि इसको मिल गया, रिजल्ट मिल गया, गॉट इट, और वो रिजल्ट यहाँ पे है डाटा में। लेकिन प्रॉमिस से डाटा निकालना कैसे है, दैट इज अ सेपरेट डिबेट। तो मुझे ये बताएं कि ये जो प्रॉमिस है, ये मैंने कहा है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, प्रोड्यूसिंग कोड है। ये मैंने कहीं भी नहीं लिखा प्रॉमिस, लेकिन रिटर्न प्रॉमिस हुआ। तो हम मोस्टली जावास्क्रिप्ट में या रिएक्ट में या नोड जेएस में हम क्या करेंगे, प्रॉमिस को कंज्यूम करेंगे। बहुत रेयर ऐसा होता है और बहुत एडवांस प्रोजेक्ट्स में जाके होता है कि हम प्रोड्यूसिंग कोड लिखें प्रॉमिस का। गॉट इट। हमें सिर्फ कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो बिल्ट इन फंक्शन हमें रिटर्न क्या करते हैं, प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, एक्सियोस के जरिए एक कॉल भेजी सर्वर को, और इस पूरी एक्सियोस की कॉल ने इंटरनली क्या इंप्लीमेंट किया, प्रॉमिस का प्रोड्यूसिंग कोड इंप्लीमेंट किया, और मुझे रिटर्न क्या किया, प्रॉमिस रिटर्न किया। मैंने उस प्रॉमिस को इस वेरिएबल में सेव करके डिस्प्ले किया, तो मुझे ये कंसोल पे दिख गया कि व्हाट आई एम एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ दिस इज प्रॉमिस। तो ये जो प्रॉमिस है ना, इसको अब हम कंज्यूम करेंगे। तो ये जो कंज्यूम करने वाला कोड है, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमिंग कोड। तो प्रोड्यूसिंग कोड कहां हुआ, वो इंटरनली एक्सिस की कॉल ने खुद ही प्रोड्यूस किया। लेकिन कभी आपको ये कहा जाए कि आप प्रॉमिस लिखें, या प्रॉमिस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसके लिए आप सिर्फ ये एग्जांपल देख लें। आपको ये कभी करना नहीं है, सिर्फ आप देखें कि ये जो एक्सियोस ने इंटरनली काम किया है, प्रॉमिस को कैसे उसने लिखा। ये बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट है या फंक्शन है, जिसको हम न्यू के ऑपरेटर के साथ करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, लेट्स डू इट लाइक राइट ओवर हियर, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। जब भी हम प्रॉमिस लिखते हैं तो ये प्रॉमिस का बिल्ट इन फंक्शन है कैपिटल पी के साथ।
ऑडिट इस कैपिटल पी के अंदर ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। जैसे हमने बाकी चीजें पढ़ी ना, बाकी बहुत सारे फंक्शन पढ़े, जैसे मैप पढ़ा, फिल्टर पढ़ा, फाइंड पढ़ा, तो हमने कहा कि फिल्टर बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको क्या लेता है एज एन आर्गुमेंट, एक कॉल बैक फंक्शन। तो इसी तरह ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो कॉल बैक फंक्शन की शक्ल ऐसे होती है, मेक सेंस? इस कॉल बैक फंक्शन में यहां एज एन आर्गुमेंट ये दो चीजें लेता है, एक लेता है रिजॉल्व और एक लेता है रिजेक्ट। क्लियर? रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या मतलब? ये प्रॉमिस के उन तीन स्टेट्स में से दो स्टेट्स है कि या ये प्रॉमिस हमें क्या रिटर्न करेगा, रिजॉल्व, या क्या रिटर्न करेगा, रिजेक्ट। अब आपको पता है कि मैं किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल में सेव कर सकता हूं। मैंने सपोज लिखा लेट माय प्रॉमिस इक्वल्स टू दिस। तो यहां तक तो समझ आ गया क्या? प्रॉमिस एक बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ये न्यू का कीवर्ड आपको अभी मैं शायद ना समझा सकूं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है आपने वैसे, और उसमें न्यू का कीवर्ड पढ़ा है। जब भी आप किसी क्लास को इंस्टेंशिएट करते हो तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करते हो। खैर, तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। एनीवेज, ये प्रॉमिस बिल्ट इन कीवर्ड है। इस प्रॉमिस कीवर्ड से मुराद फंक्शन है, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन हम एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं। ये भी बिल्ट इन है, ये भी प्री डिफाइंड है कि लाजमी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और उस कॉल बैक फंक्शन में ये भी प्री डिफाइंड है कि ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा। और वो दो आर्ग्यूमेंट्स कौन से होंगे? इनका नाम कुछ भी हो सकता है, आप आर ई एस लिख दें, आर ई जे लिख दें, लेकिन इंटरप्रेट क्या होगा? ये एक लेता है रिजॉल्व का ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट और एक लेता है रिजेक्ट का। अब यहां हम प्रोड्यूसिंग कोड लिखते हैं अंदर। प्रोड्यूसिंग कोड का मतलब, लेट सपोज अगर मैं ये चाहता हूं जी कि लेट एक्स या लेट अ पर्सन एज इज, कोई भी लॉजिक हम लिख सकते हैं, एज इज इक्वल टू 18, और फिर हम ये चेक करते हैं जी कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो हम क्या करते हैं जी, इसको resolve, और that's gonna be age is greater. Now this is the resolve which is being defined here. और अगर ये ओके नहीं है तो हम क्या करेंगे? else पे reject, और reject में आप क्या करेंगे जी? age is not greater than 18। अब आप पूछेंगे जी ये इस तरह लिखने का क्या फायदा? जैसे नॉर्मली इसके बगैर भी तो लिख सकते थे। तो इसका जवाब ये है कि प्रॉमिस इज समथिंग व्हिच रन्स इन द फ्यूचर। जब हम प्रॉमिस का कोड लिखते ही कब है? जब हमें कोई चीज फौरन एग्जीक्यूट नहीं करवानी होती, बल्कि कब एग्जीक्यूट करवानी होती है? इन द फ्यूचर। अब इन द फ्यूचर क्या मतलब? ये जो प्रॉमिस है ये सारा कुछ करके इस माई प्रॉमिस में स्टोर हो रहा है। जब भी ये प्रॉमिस चलेगा, या ये रिजेक्ट होगा या ये रिजॉल्व होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर रिजॉल्व होगा तो ये मैसेज देगा, अगर रिजेक्ट होगा तो ये मैसेज देगा। अभी शायद ये कोड डजंट मेक सेंस फॉर यू, बट ये मैं समझा रहा हूं कि ये प्रोड्यूसिंग कोड है। और हमारे केस में ये जो एक्सियोस ने हमारी एंड पॉइंट लिया, सर्वर को कॉल भेजी, सर्वर से रिस्पांस आया, अगर एरर आया तो उसने कुछ और रिस्पांस जनरेट किया, अगर सक्सेस आई तो उसने कोई और रिस्पांस जनरेट किया। ये सारा कुछ वो क्या करता है? इंटरनली करता है। हमें वापस क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्लियर? अब जब हम इस जब हम इस प्रॉमिस को कॉल करेंगे तो कॉल करने का क्या तरीका है? लेट्स अगेन, ये सारा कुछ क्या था? प्रोड्यूसिंग कोड। अब हम इसे कंज्यूम करना है, तो कंज्यूम करने के लिए मुझे क्या करना है? डॉट देन। तो अगर मुझे इस प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या कहूंगा? क्योंकि प्रॉमिस कब चलता है? इन सम टाइम इन द फ्यूचर। तो मैंने कहा कि माई प्रॉमिस को कॉल करो, डॉट देन। जब ये रिजल्ट दे दे, कब दे दे मुझे नहीं पता, कब देगा। डॉट देन का मतलब क्या है? कि जब भी वो प्रॉमिस आपको रिजल्ट दे, तो देन फिर क्या करता है? अच्छा, जब आप देन इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? कंज्यूमिंग कोड लिख रहे हैं। जब आप प्रॉमिस इस्तेमाल कर रहे हैं, लफ्ज कीवर्ड प्रॉमिस, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसिंग कोड। तो प्रॉमिस में दो चीजें, प्रोड्यूसिंग कोड और कंज्यूमिंग कोड। तो मैंने आपको क्या कहा, जब हम प्रोमिस यूज करेंगे तो हम ज्यादातर क्या इस्तेमाल करेंगे? कंज्यूमिंग कोड।
नॉट प्रोड्यूसिंग कोड, ठीक है। एनीवेज, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटरनल फंक्शनिंग। तो मैंने कहा जी माई प्रॉमिस प्रॉमिस होल्ड्स दिस इंटायर फंक्शनैलिटी। तो मैंने कहा जब ये रिस्पॉन्स दे तो वो जो भी रिस्पॉन्स दे वो अगेन इसके कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर दो, देन के कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर दो, ठीक है। मैं इसको रेस्ट कर दूं, डेटा कर दूं, कुछ भी कर दूं, जो भी वहां से रिस्पॉन्स आएगा, और देन मैं इसको कर दूं क्या, कंसोल डॉट लॉग, और देन ये क्या आएगा यहाँ पे, रेस्ट आएगा। Obviously this is not going to be executed क्योंकि मैं इसे किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिख रहा, मैं जस्ट आपको सिंटैक्स समझा रहा हूँ। क्लियर होगी बात? और डॉट कैच हमेशा अवेलेबल होता है। अब ये बेसिकली क्या करेगा, माई प्रॉमिस को कॉल करेगा, इस प्रॉमिस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, जब भी कंप्लीट होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, दोनों में से कोई एक सिचुएशन, या रिजॉल्व, या ऐसा नहीं होता कि एक प्रॉमिस बैक वक्त दोनों काम कर ले। जो मैंने रियलिस्टिकली एग्जांपल दी है, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं किसी से प्रॉमिस करूं और प्रॉमिस का वक्त आने पे मैं दोनों करूं, प्रॉमिस रिजेक्ट भी करूं और प्रॉमिस फुलफिल भी करूं? दैट इज नेवर पॉसिबल। इसीलिए ये नॉर्मली क्या होता है, प्रोमिसेस के अंदर कंडीशंस लगी होती हैं, अगर कोई कंडीशन ट्रू हो तो रिजॉल्व होता है, ना हो तो रिजेक्ट होता है। और उसे कंज्यूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉमिस डॉट देन। अच्छा, इस देन की चेनिंग भी हो सकती है, डिपेंड्स, देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन। तो दोनों प्रॉमिस भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, और उस कॉल बैक फंक्शन में हमें दो आर्गुमेंट्स बाय डिफॉल्ट पास करने होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। जब हम उसे कंज्यूमिंग कोड में लिखते हैं तो देन डॉट देन, यानी प्रॉमिस डॉट देन, और देन के बाद हमें कॉल बैक फंक्शन में जो भी उसका रिजल्ट होता है वो एज एन आर्गुमेंट अवेलेबल होता है। ये है प्रॉमिस बेसिकली। ये ये अभी ये प्रोड्यूसिंग कोड है यहां से यहां तक, और ये कंज्यूमिंग कोड है। जो मैंने कहा है कि हम नॉर्मली क्या इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कंज्यूमिंग कोड। हाँ, कोई बहुत एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है या कॉम्प्लेक्स चीज लिखनी है तो ऑब्वियसली फिर हम खुद प्रॉमिस लिखेंगे, लेकिन उसके लिए पहले सिचुएशन डिफाइन करनी पड़ती है कि हम हमें जरूरत भी है या नहीं है, या हम कैसे सिनेरियो में या किस सिनेरियो में खुद प्रोड्यूसिंग कोड भी लिखेंगे। ये प्रॉमिस का फ्लो है कि प्रॉमिस इज समथिंग दैट विल occur in the future and it will give us either pending, fulfilled or reject state. Got it? अब आप यहां देखें, मैंने जब ये लाइन चलाई तो उसने मुझे क्या रिटर्न किया है, एक प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस को कंज्यूम करना है मुझे, यानी ये प्रॉमिस रिटर्न कैसे किया, ये एक्सियोस की इंटरनल फंक्शनैलिटी है, हमें उस हेडेक में चलने की जरूरत नहीं है। अगर जाने की जरूरत है तो आप इसको देख लें या नेट पे सर्च कर लें कि हाउ डज एक्सियोस वर्क इंटरनली, तो वो बेसिकली इसी तरह का काम कर रहा होगा। क्लियर? हमें सिर्फ क्या उस चीज उसने वापस दे दिया, एक प्रॉमिस, और हमें पता है कि प्रॉमिस से कैसे रिजल्ट निकलता है, कैसे निकलता है, डॉट देन से। तो मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट देन। इसका मतलब क्या है कि जब भी रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट को कहां अवेलेबल कर दो, देन के कॉल बैक फंक्शन में, और उसको कर दो क्या, कंसोल डॉट लॉग, और वो यहाँ पे कॉल बैक में ऑब्वियसली आप कुछ भी दे दें, इसको रेस्ट दे दें, और उसी रेस्ट को यहाँ पे आप क्या कर लें, रेस्ट कर लें। अब अगर मैं सिर्फ यहां पे कंसोल करूं तो रिस्पांस को कंसोल करूं तो आउटपुट क्या मिलेगा, प्रॉमिस। अभी अभी देखा है ना हमने। लेकिन अब अगर मैं रिस्पांस को डॉट देन करूं तो ये मुझे कॉल बैक में क्या अवेलेबल कर देगा, उस प्रॉमिस के अंदर पड़ा हुआ डेटा। लेट्स सी इट। पहले मैं इसको कमेंट करता हूं और दोबारा वही चीज दिखाता हूं जो जस्ट थोड़ी देर पहले दिखाई है, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, एंड नाउ कम बैक टू दिस, व्हाट इट इज गिविंग, आखिरी चीज क्या दे रहा है, प्रॉमिस। और इस प्रॉमिस, मुझे पता लग गया कि प्रॉमिस क्या है, फुलफिल्ड है। तो जो प्रॉमिस के अंदर डाटा है वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मुझे यहां मिल रहा है। और प्रॉमिस सिर्फ डाटा नहीं देता, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। क्या है जी, 200 है, स्टेटस ओके है, रिक्वेस्ट ये थी, हेडर ये थे, डाटा ये था, मुझे ये चीज चाहिए। ठीक, तो प्रॉमिस में से डाटा निकालने के लिए क्या तरीका है, अब जरा मैं इसको कमेंट करता हूं और इसको करता हूं। तो मैंने क्या कहा, रिस्पॉन्स, जब रिस्पॉन्स मिले डॉट देन, और जो भी डाटा है उसको कहां, यानी जो भी उसका रिस्पॉन्स है उसको कहां अवेलेबल कर दो। अब जरा मैं अगर इसको दोबारा करूं यहाँ पे,
अब उसने मुझे क्या दिया, गॉट इट, एक्स्ट्रा चीजें, यानी वो प्रॉमिस नहीं दिया, अब उसने मुझे प्रॉमिस के अंदर पड़ी हुई सारी चीजें दे दी। अब इसमें से भी मुझे क्या निकालना है, आज मुझे मुझे अगर चाहिए तो मैं कॉन्फ़िग में निकाल लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि जी उस रिक्वेस्ट के हेडर्स क्या हैं, बॉडी लेंथ क्या है वगैरह वगैरह, बहुत सारी एक्स्ट्रा मेटा डाटा जो हमें जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, हम उसे देख लेंगे। हमें फिलहाल सिर्फ किससे कंसर्न है, डाटा के साथ। तो आपको पता है ये क्या है, इंटायर एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग विद करली ब्रैकेट एंडिंग विद करली ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, रेस डॉट डेटा की प्रॉपर्टी। ये डेटा की प्रॉपर्टी हमें कैसे पता चला, रिस्पॉन्स को देख के पता चला। मैंने इसे सेव कर दिया। नाउ व्हाट इट इज गेटिंग आउट ऑफ इट, अब मैं वो बाकी इंफॉर्मेशन हट गई सारी, मुझे सिर्फ क्या मिला, डाटा मिला। इस डाटा की ये एक अरे है, स्टार्टिंग विद स्क्वायर ब्रैकेट एंडिंग एट स्क्वायर ब्रैकेट। इस अरे को मैं अब लोकल स्टेट में सेव करके बाकी काम करूंगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव अ प्रॉमिस ऑलरेडी अवेलेबल, आई हैव अ प्रॉमिस already available. What I have to do is I have to consume that promise to fetch the data out of it. ये बात क्लियर होगी है? और आपसे कोई पूछे जी कि प्रॉमिस क्यों यूज करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, टू परफॉर्म एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। अच्छा, एसिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होता है, जरा इसको भी आप देख लें। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। नॉर्मली ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक कोड है। अच्छा, मैं अब इसको रिवर्ट कर दूं ना बैक टू नॉर्मल स्टेट, जो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग फेज। यस, अच्छा, अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके लिए जरा हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास एक फाइल है, टेस्ट फाइल बना लेता हूँ मैं, ठीक है, डॉट जेएस। अभी जेएसएक्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जेएस की बात। इसमें मैंने ये मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम है कोई, लेट सपोज इस प्रोग्राम में मेरी कोई हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन कॉल्स हैं, गॉट इट। फंक्शन कॉल्स कैसे होती हैं, टेस्ट, ये फॉर एग्जांपल है जी टेस्ट 1 है, ये मेरी टेस्ट 2 है, ये मेरा टेस्ट 3 है, ये मेरा टेस्ट 4 है, ये मेरा टेस्ट 5 है, ये मेरा टेस्ट 6 है। अब सपोज के इनमें से हर एक ये फंक्शन कॉल है ना, तो इसका मतलब कहीं ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो मैं सपोज करता हूं कि हर फंक्शन में हंड्रेड्स ऑफ लाइंस है, ठीक, और ये मेरे पास 7 फंक्शंस हैं, फंक्शन कॉल्स हैं। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहां पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है वहां पे जाएगा, और उस फंक्शन में जितनी भी लाइनें हैं, 100 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, वो सारी की सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। जब एग्जीक्यूट हो गए वो फंक्शन अपनी सारी एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा, तब कंट्रोल वापस आएगा और फिर अगले फंक्शन को कॉल जाएगी। फिर जब इस फंक्शन को कॉल जाएगी तो कंट्रोल उस फंक्शन के अंदर चला जाएगा, और उस फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइंस ऑफ कोड्स हैं, लेट्स सपोज 1000 हैं, 2000 है, 3000 हैं, वो सारी की सारी एग्जीक्यूट करेगा। फिर कंट्रोल वापस आएगा तो फिर अगले फंक्शन को कंट्रोल मिलेगा। इसी तरह वो एग्जीक्यूट होगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम है, कैन यू गेस व्हाट इज द प्रॉब्लम। यस सर। जी जी जी, आप बोल दें। सर सर अगर एक फंक्शन हैवी होगा सर, फॉर एग्जांपल टेस्ट नंबर 1 है, उसमें हैवी कोई कोडिंग हुई है, तो जब तक वो रन नहीं होगा तो वो आगे नहीं जाएगा, फिर आगे किसी डाटा परफॉर्म ग्रेट नहीं होता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एक्चुअली नीड। ये बेटा आप भी सुन लें, ये जो मैंने अभी स्टाइल बताया ना, ये स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन कहलाता है सिंक्रोनस। इसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कोडिंग या सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि कोई भी लाइन बाईपास नहीं होती, वन बाय वन एग्जीक्यूशन होती है, एग्जैक्टली इन अ सीक्वेंस इन विच दे आर अपीयरिंग। यानी अगर 7 फंक्शन कॉल्स हैं तो पहला फंक्शन कंप्लीट होगा तो फिर दूसरा चलेगा, दूसरा कंप्लीट होगा तो फिर तीसरा चलेगा, तीसरा कंप्लीट होगा तो फिर चौथा चलेगा। अब सपोज ये जो टेस्ट 2 फंक्शन है, इसके अंदर कोई बहुत हैवी कंप्यूटेशन हो रही है,
कि इट मे टेक 5 सेकंड्स, और 5 सेकंड्स कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं करता, नीचे वाले सारे के सारे इंतजार में बैठे रहेंगे। अगर 5 सेकंड के बजाय इसने 10 सेकंड लेने हैं, तो इसका मतलब आपका कोड हॉल्ट हो जाएगा, अगला कुछ भी नहीं चलेगा जब तक ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता। तो इसका मतलब है सिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कोडिंग में अक्सर ऐसा होता है कि जब अगर ये लेट्स सपोज स्टक होगा तो आपकी यूआई स्टक हो जाएगी। जब यूआई स्टक हो जाएगी तो आप आगे कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे अनटिल एंड अनलेस वो फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। ये तो सिंक्रोनस स्टाइल ऑफ कोडिंग का ड्रॉबैक है। अब एसिंक्रोनस क्या कहता है? एसिंक्रोनस ये कहता है कि एग्जीक्यूट दिस लेट्स सपोज दिस फंक्शन इज टेकिंग 10 सेकंड्स। तो वो क्या करता है कि इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन को इसका इंतजार किए बगैर, इसके रिजल्ट का इंतजार किए बगैर वो कंट्रोल को अगले फंक्शन में ट्रांसफर कर देता है। अब ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट्स सपोज ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसके एग्जीक्यूट होते ही साथ ही इसकी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गई है। तो ये फौरन क्या कर देगा, इसकी एग्जीक्यूशन के साथ या इसके फौरन बाद इसका आउटपुट भी दिखा देगा और फिर आगे चलेगा। यानी यूं समझ लें कि हम क्या कर रहे हैं एसिंक्रोनस मोड में, कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन या हैवी कंप्यूटेशन है तो हम उस फंक्शन को क्या बना देते हैं, एसिंक्रोनस फंक्शन बना देते हैं। जब एसिंक्रोनस फंक्शन होगा तो वो क्या होगा, वो पैरेलल चलता रहेगा और बाकी फंक्शंस जो रिमेनिंग है वो इंतजार में नहीं रहेंगे, वो भी चलते रहेंगे। और जब जिस फंक्शन को हमने एसिंक्रोनस बनाया था वो जब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो वो भी अपना रिजल्ट जो है वो वापस डिस्प्ले कर देगा। क्लियर होगी ये बात? ये बेसिकली है क्या, एसिंक्रोनस फंक्शंस या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अभी मैंने इसका इंटरनल मॉडल नहीं बताया कि सिंक्रोनस फंक्शंस और एसिंक्रोनस फंक्शंस इंटरनली जावास्क्रिप्ट इंजन उनको मैनेज कैसे करता है या हैंडल कैसे करता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि इवेंट लूप क्या होती है और बेसिकली कैसे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन कॉल्स जो है एग्जीक्यूट होती है। लेकिन यहां तक समझ आ गया सिर्फ इतनी बात कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि कोड विल बी एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली इन एन ऑर्डर इन विच दे आर अपीयरिंग लाइंस। और asynchronous mode क्या मतलब कि अगर if we are having any function which is supposed to take longer time, then remaining function calls will not actually wait for its completion, rather the control will be transferred to the next functions, and then जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वापस अपना रिस्पॉन्स शो करेगा और देन आगे एग्जीक्यूशन चलेगी। ये जो आपके प्रोमिसेस हैं, इसका पर्पस बहुत सारे पर्पसेस में से एक पर्पस ये है कि ये क्या करता है, एसिंक्रोनस। क्योंकि मैंने क्या कहा है कि इट विल परफॉर्म समथिंग इन द फ्यूचर। और वो फ्यूचर कब है, जैसे अभी यहाँ देखें ये कि मैंने ये बेसिकली फंक्शन कॉल है ना डॉट गेट, बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है। अब मुझे नहीं पता ये कब तक रिस्पॉन्स देगा। तो अगर ये क्या मतलब, जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं देता कि मैं बाकी चीजों को रोके रखूंगा? नो, दैट्स नॉट द केस। तो बेसिकली इसे प्रॉमिस में रखने का पर्पस ये है कि जब तक ये अपना रिस्पॉन्स वापस लाता, बाकी की जो चीजें हैं वो क्या क्या होती रहेंगी, चलती रहेंगी, एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जब इसका रिस्पॉन्स वापस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो प्रॉमिस इज लाइक जस्ट टू परफॉर्म द एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी इन द जावास्क्रिप्ट कोड। अच्छा, अब अगर आप बोर नहीं हो रहे और इजाजत दें तो मैं जरा इसकी डीपर लुक बता दूं। इंटरव्यू में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट? लेट्स हैव अ लुक। जितनी कहानी मैंने सुनाई है ना, ये एग्जैक्ट उसी कहानी की मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि इंटरनली जावास्क्रिप्ट इसको कैसे हैंडल करता है और इवेंट लूप क्या होता है और बाकी सारी चीजें क्या होती हैं। Let me find the very suitable diagram. Yep, this looks something better. आपसे कभी कोई ये पूछे ना कि इवेंट लूप क्या होता है जावास्क्रिप्ट का, तो ये जो अभी मैं एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस समझा रहा हूँ वो बिहाइंड द सीन ये सारी लॉजिक फॉलो हो रही होती है। या अगर आपसे कोई पूछे कि नोड का आर्किटेक्चर बताएं, तो नोड का आर्किटेक्चर
ये इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चन है, वो सारा का सारा इन्हीं चीजों को फॉलो करता है। सपोज मैंने जो कहा ना कि आपकी जो फंक्शन कॉल्स हैं, आप जब भी जितने भी आपके पास फंक्शंस होते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट उन सारे के सारे फंक्शंस को एक कॉल स्टैक में मैनेज करता है। मेमोरी का एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैक। और जिस स्टैक पे सारे फंक्शन कॉल्स रिजाइड करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉल स्टैक। बाय द वे मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक हीप होता है और एक स्टैक होता है। एनीवेज, ज्यादा डेप्थ ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम की लॉजिक है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, या एटलीस्ट टर्म सुनी होंगी आपने, हीप क्या होता है, स्टैक क्या होता है। एनीवेज, जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फंक्शन कॉल्स हैं, वो फंक्शन कॉल्स कहाँ रिजाइड करती हैं, स्टैक के अंदर। और स्टैक को कहते हैं लीफो डेटा स्ट्रक्चर। लीफो का मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये सारी कॉल्स हैं, टेस्ट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 6 तक, ये सारी की सारी कहाँ रिजाइड करेंगी, इस कॉल स्टैक में। टेस्ट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट 6। अब जब एग्जीक्यूशन होती है तो नॉर्मली कॉल स्टैक में जो सबसे लास्ट में फंक्शन होता है वो सबसे पहले पिक होता है, एग्जीक्यूट होता है, और वापस यहां से क्या हो जाता है, अनस्टैक हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन जिसको मैंने अभी एसिंक्रोनस बोला है, कोई भी फंक्शन जिसमें कोई एसिंक्रोनस कोड लिखा हुआ है, तो वो एसिंक्रोनस कोड क्या होगा, एसिंक्रोनस कोड नॉर्मली क्या होता है कि जब हम जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, मैंने क्या कहा, साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, या तो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन से बाहर कोई रिक्वेस्ट जाती है, और वो हो सकती है डॉम में जाती है रिक्वेस्ट, या एपीआई में जाती है। तो जिस फंक्शन में भी कोई एसिंक्रोनस कोड होगा, आपका ये कॉल स्टैक उस फंक्शन को उठा के कहां मूव करेगा, एक सेपरेट वेब एपीआई होती है, यहां पे एक लिखा हुआ था, दिस इज एक सेपरेट ब्राउजर का एरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राउजर वेब एपीआई। और ये कौन सी वेब एपीआई होती हैं, डॉम एक ब्राउजर की एपीआई है, एजेक्स या एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये जो हम सर्वर को रिमोट नेटवर्क कॉल भेजते हैं ना, उसको बेसिकली हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट कहते हैं। तो ये भी बेसिकली क्या होती है, वेब एपीआई होती है। सेट टाइम आउट या क्लियर, सेट टाइम इंटरवल या क्लियर टाइम आउट, ये सारी की सारी क्या होती हैं, वेब की एपीआई होती हैं। एनीवेज, कोई भी ऐसा कोड जो एसिंक्रोनस होता है, और एसिंक्रोनस मतलब कौन सा कोड हम एसिंक्रोनस रखते हैं, हर वो कोड जिसको आपकी एप्लीकेशन से बाहर जाना होता है, क्योंकि उसी के बारे में नहीं पता होता कि रिस्पॉन्स कब वापस आएगा। तो जिस फंक्शन में एसिंक्रोनस कोड होगा, वो एसिंक्रोनस कोड कहां चला जाएगा, ब्राउजर एपीआई के ऊपर, और ये पैरेलल चलना शुरू कर देगा। रिमेनिंग जो फंक्शन है जिसमें एसिंक्रोनस कोड नहीं है, वो फंक्शन कॉल्स क्या होंगी, अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करके अनस्टैक होती जाएंगी। अब लेट्स सपोज पहला फंक्शन जो बाहर था, ये एसिंक्रोनस नहीं था, ये नॉर्मल फंक्शन था, ये नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा और यहां से क्या हो जाएगा, अनस्टैक हो जाएगा। अब ये जो दूसरा फंक्शन है, लेट्स सपोज इसके इसके अंदर कोई एसिंक्रोनस फंक्शनलिटी है, तो ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, ये उसको कहां मूव कर देगा, वेब एपीआई में, और ये वेब एपीआई में पैरेलल में एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा। और इसके बाद लेट्स सपोज तीसरा फंक्शन है, ये भी एसिंक्रोनस नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है, तो ये यहां से एग्जीक्यूट होगा, ये भी यहां से क्या हो जाएगा, अनस्टैक हो जाएगा। ये जो इवेंट लूप है ना, यहाँ पे एक इवेंट लूप है, ये बेसिकली इस कॉल बैक क्यू को कॉन्स्टेंटली चेक करता रहेगा। यानी ये जो पैरेलल कोड चल रहा है जिसको हमने वेब एपीआई में भेजा था, जब ये अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगा, तो वो अपना कोड कहां भेज देगा, इवेंट क्यू में, यानी ये कॉल बैक क्यू में। ये जो इवेंट लूप है ना, ये मुसलसल इस क्यू, ये देखें ये एनिमेट हो रहा है, ये इवेंट लूप मुसलसल चलता रहता है, और इसका काम क्या है, कॉल बैक क्यू को चेक करते रहना कि क्या यहाँ पे कोई फंक्शन अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे जो भी फंक्शन अवेलेबल होगा, ये उसे उठा के दोबारा किधर डाल देगा, कॉल स्टैक पे डाल देगा। अब सपोज कि यहाँ दो चीजें, ऑन क्लिक और ऑन लोड। जब ऑन क्लिक और ऑन लोड के फंक्शन आए, तो ये किधर चले गए, ब्राउजर एपीआई में। जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या हो गए, एग्जीक्यूट होते गए होते गए होते गए। इवेंट लूप क्या करता है, लेट्स सपोज यहाँ से सारी कॉल्स खत्म हो गई, तो फिर क्या होगा, कुछ कॉल्स जो है वो हमने कहाँ भेजी थी, ब्राउजर वेब एपीआई में। ब्राउजर वेब एपीआई जब उनकी एग्जीक्यूशन खत्म कर देता है, तो वापस कहाँ ऐड कर देता है, कॉल बैक क्यू में। और इवेंट लूप क्या करता है, कॉल बैक क्यू को कॉन्स्टेंटली चेक करता रहता है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन अवेलेबल है, तो इवेंट लूप यहाँ से उठा के वापस उन्हें कहाँ रखता है, कॉल स्टैक में रखता है। तो यहाँ इवेंट क्यू में कौन से फंक्शन होंगे, सारे वो फंक्शन जो एसिंक्रोनस, नहीं एग्जीक्यूट फंक्शन नहीं होंगे, ये बेसिकली प्रोसेसिंग कर रहे होंगे पैरेलल। जब प्रोसेसिंग डन हो जाएगी तो यहाँ पे आएंगे, फिर ये इवेंट यहाँ पे कॉल, जाहिर है कॉल तो वही चीज होगी
लेट्स सपोज ये जैसे मैंने कहा ना कि आपकी कोई कॉल बाहर गई, जब तक वो बाहर रहेगी वो उसको कौन हैंडल करेगा? वेब एपीआई। जब उसका रिस्पांस वापस आ गया तो फिर वो कहां मूव हो जाएगा? कॉल बैक क्यू में। लेकिन फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन रिमेनिंग कंप्लीट तो तब करेगा जब वो कॉल स्टैक में होगा, क्योंकि अनस्टैक उसे कहां से जाके होना है? यहीं से होना है। क्लियर? ये सर्कल या ये फ्लो है बेसिकली कि जब भी आपको कोई नॉर्मल फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो नॉर्मल फंक्शन यहीं से, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जिसने दो नंबर्स को ऐड करके रिटर्न करना है, तो उसमें तो कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन नहीं है ना, उसमें डॉम पे जाना है, ना उसने नेटवर्क पे जाना है, ना उसने सेट टाइम आउट को कॉल करना है, ना कुछ भी। तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो गया फौरन, अनस्टैक हो जाएगा। जब कोई फंक्शन ऐसा है जिसको नेटवर्क के कॉल पे जाना है तो वो बेसिकली यहाँ पे पैरेलल में एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये चीज ऑलरेडी चलती रहेगी। वो फंक्शन जिसने नेटवर्क रिक्वेस्ट पे जाना है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके विद रिटर्न रिजल्ट यहाँ पे आके क्यू में लग जाएगा। अब वो वेट करेगा कि जब दोबारा बारी आएगी तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट लेके आ चुका होगा, और ये इवेंट लूप उसे कॉल बैक क्यू से मूव करेगी कहाँ? कॉल स्टैक पे, और कॉल स्टैक से वो एग्जीक्यूट होकर अपना जो भी रिजल्ट है उसे डिस्प्ले करके खत्म कर देगा। क्लियर? ये बिहाइंड द सीन चीज है जिसके लिए ऑब्वियसली जितनी कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम्स आप देखेंगे, या इनफैक्ट अगर आप इसको खुद ही एक्सप्लोर करें, इसकी थ्योरी पढ़ें, तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि व्हाट इज द एक्चुअल फ्लो ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये किसकी फंक्शनैलिटी है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंजन की। कि जावास्क्रिप्ट इंजन जितने भी फंक्शंस हैं उनको बिहाइंड द सीन कैसे मैनेज करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन दो तरह का हो सकता है कि जी इवेंट लूप क्या होती है, या जेएस फंक्शन कॉल स्टैक क्या होता है, कॉल बैक क्यू क्या होती है, या वेब एपीआईज क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। तो इन सारों की अगर आप चाहें तो जो थ्योरी है बेसिकली आप उसको भी देख सकते हैं और उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इवेंट लूप भी कोई चीज होती है, कॉल बैक क्यू भी कोई चीज होती है। अब आगे चलेंगे तो इससे भी एडवांस जाएंगे तो आपको ये क्यूज भी दो तरह की मिलेंगी, एक मैक्रो टास्क क्यू और एक माइक्रो टास्क क्यू। जितने भी प्रोमिसेस हैं वो जब अपने फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं तो वो उसको माइक्रो टास्क क्यू में लगाते हैं, मैक्रो टास्क क्यू में नहीं लगाते। तो फिर अगली बहस ये है कि मैक्रो टास्क क्यू की को प्रायोरिटी मिलती है या मैक्रो को प्रायोरिटी मिलती है। तो उसका जवाब ये है कि प्रोमिसेस को प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि प्रोमिसेस आर प्लेस्ड इन द माइक्रो टास्क क्यू। खैर, अगर आपको ये बेसिक समझ आएंगे तो फिर आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा कि माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है और मैक्रो टास्क क्यू क्या होता है, और फिर प्रोमिसेस को प्रायोरिटी मिलती है और बाकी चीजों को ऑब्वियसली नेक्स्ट। सो क्लियर हो गया जी? अगर एटलीस्ट क्लियर नहीं भी हुआ तो आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। इवेंट लूप क्या होता है, टास्क क्यू क्या होता है, वेब एपीआईज क्या होती हैं, और कॉल स्टैक क्या होता है, हीप और स्टैक में क्या फर्क है, वगैरह वगैरह। खैर, विद दैट वी एक्चुअली कवर्ड वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज प्रोमिसेस। और अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोमिसेस की ये वाली डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें। प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट लिखेंगे आप, और ये developers.mozilla.org, इस पे जाएं आप। The promise object represents the eventual completion or failure of an asynchronous operation and its returning value. कौन कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट है? इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर। तो इसको हमने किस वर्ड के साथ कवर किया है? फुलफिल्ड और रिजेक्ट। कंप्लीशन का मतलब प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, फेलियर का मतलब प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। दूसरी किस चीज की? एसिंक्रोनस ऑपरेशन। गॉट इट? आगे, to learn more about promises work and how they can use them, we advise to use to read using promises. तो पहले आप इधर आ जाएं using promises में। promise is an object representing the eventual completion and failure of since most people are consumers of, this is what I have been telling you, since most people are consumers of already created promises. अभी मैंने क्या कहा है कि हमने axios.get लिखा, हमें क्या मिला? एक रिस्पॉन्स बना बनाया, ऑलरेडी क्रिएटेड प्रॉमिस मिला, तो हमने उसको क्या किया? कंज्यूम किया। एंड व्हाट डज इट से? कि मोस्ट पीपल आर कंज्यूमर्स ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोमिसेस। वी डोंट नॉर्मली क्रिएट प्रोमिसेस, वी ओनली कंज्यूम देम। क्योंकि ये बड़ी
कॉम्प्लेक्स और हेक्टिक टास्क होता है कि बिगिनर्स ऑब्वियसली दे ऑलवेज might get confused in fact while writing promises, so that's why most of the things are actually already implemented and you only have to consume them. Okay, this guide will explain the consumption of returned promises before explaining how to create them. तो ये गाइड आपको क्या करेगी, दोनों चीजें, प्रोमिसेस क्रिएट कैसे होते हैं मैंने आपको क्रिएट करके भी बता दिए, कंज्यूम कैसे होते हैं ये इसको यहाँ पे देख लें। अच्छा, इससे प्रीवियस ना एक प्रॉब्लम था कॉल बैक्स का, कि हम नॉर्मली एसिंक्रोनस ऑपरेशंस कॉल बैक्स के जरिए अचीव करते थे, बहरहाल वो यहाँ पे नहीं है, सिंपली ये चीज हमने की है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन डॉट देन में सक्सेस कॉल बैक और फेलियर कॉल बैक, हमने एक ही कॉल बैक फंक्शन कॉल किया था, आप दो भी कर सकते हैं, सक्सेस का अलग से और फेलियर का अलग से। अनलाइक ओल्ड फैशन, चूंकि हमने कॉल बैक्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया क्योंकि कॉल बैक्स अब रिप्लेस हो गए हैं किससे, प्रोमिसेस के साथ, तो हम ज्यादा प्रोमिसेस का जिक्र कर रहे हैं। प्रोमिसेस क्या क्या गारंटी देते हैं, पहली गारंटी है कॉल बैक्स एडेड विद देन will never be invoked before completion of the current run of the javascript event loop। अब ये मैंने इसीलिए समझाया था कि आपको टर्म्स में कहीं ना कहीं नजर आएगा कि इवेंट लूप क्या होता है। पहली चीज ये है कि देन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक आपकी इवेंट लूप कंप्लीट नहीं होती। इसका मतलब है एसिंक्रोनस ऑपरेशन ये गारंटी करेंगे कि वो किधर जाएंगे, वेब एपीआई में जाएंगे, और वेब एपीआई से होकर वापस किधर आएंगे, टास्क क्यू में आएंगे, और टास्क क्यू से वापस इवेंट लूप में आएंगे। These callbacks will be invoked even if there were added after the success or failure to the asynchronous. Multiple callbacks may be added by the calling then several times। मैंने आपको कहा है कि चेनिंग की जा सकती है, डॉट देन डॉट देन डॉट देन। ये जब हम आगे कहीं मजीद भी यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे उनका, तो फिर आपको मजीद भी उसकी क्लियर हो जाएगी। चेनिंग वही होती है, मैंने आपको कहा कि एक से ज्यादा देन इस्तेमाल कर सकते हैं, डू समथिंग डॉट देन, ये उसकी हिस्ट्री है कि पहले ये होता था कि डू समथिंग, उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन करते थे, ये जो रिजल्ट देता था उसको फिर एक फंक्शन में पास करते थे, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता था। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने ये काम किया, डू समथिंग डॉट देन, देन डॉट देन, देन डॉट देन, देन कैच। तो ये चेनिंग है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे। एंड देन एरर प्रोपेगेशन क्या होती है, मैंने कहा था कि आखिरी ब्लॉक क्या होता है, कैच होता है। अगर इस पूरे देन की चेन में कहीं भी एरर आता है तो वो एरर पकड़ के ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट में थ्रो कर देगा, कैच के अंदर। आप उसको उठा के कंसोल कर दें, व्हाटएवर यू लाइक। then it's always good in fact to place every यानी ये चीज है, if there is an exception the browser will look into the then catch handler। अच्छा, नॉर्मली हम पहले ये करते थे ट्राई कैच, एरर को कैच करने के लिए, तो उसकी जगह आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली प्रोमिसेस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, इवेंट लूप बता दिया, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बता दिया। ये इसलिए बताया कि ये बैकएंड में और फ्रंट एंड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टर्म्स हैं, बार बार आपको पता चलेगा जी प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये इस प्रॉमिस को कंज्यूम करना है, वगैरह वगैरह। तो विद दैट थिंग प्रीटी मच डन, आई थिंक वी आर गुड टू एंड टुडेज क्लास। हमने इतना ज्यादा यूआई पर्सपेक्टिव में कुछ आज नहीं किया, लेकिन जो बिहाइंड द सीन फिलॉसफी है उसको हमने ज्यादा देखा, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी काम करें तो हमें आइडिया हो कि हम क्या चीज कर रहे हैं। ठीक है जी, सो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड अबाउट प्रोमिसेस। कोई सवाल?